हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि बच्चे बड़े मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय के साथ साथ अपनी क्या कर रहे होंगे, नीट की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 के जो कि यूनिट और मेजरमेंट है वो मैंने आपको लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिए थे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आपको बहुत इजी तरीके से लगेंगे क्वेश्चंस। और अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं नीट के क्वेश्चन 2020 से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप देख लेंगे तो इससे आसान क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये मेरा आपसे, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा हूं। तो अभी हम वीडियो को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे फॉलो करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं नीट में जो 2022 से क्वेश्चंस आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो नीट 2022 में आया हुआ है, वो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं और मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली downward with a velocity of 2 meter per second from the top of tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is हाइट आपको निकाल रखी दे, हाइट आपसे क्या करा निकलवा रहा और जी दे रखा है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जो भी मतलब न्यूमेरिकल्स बेस में बात करना चाह रहा हूँ, तो सबसे आसान तो न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप उसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आएंगे और सबसे कम समय में एक्यूरेटली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं फुल स्क्रीन पे आ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा जो आपके अंदर माइंड में हमेशा इमेजेस के रूप में बना रहेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन में, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो देखिए मैंने एक टावर बना लेते हैं यहाँ पे। ये एक टावर है। इस टावर से आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉल जो है वो कितने मीटर पर सेकंड से फेंकी जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से। जी हाँ बिल्कुल। आपके अंदर आपको मैं एक एक चीज को ऐसे से करके दिखाऊंगा कि आप समझेंगे कि आपने क्वेश्चंस ऐसे हंसी मजाक में कर लिया और जिंदगी भर आपको याद रहेंगे, क्वेश्चंस भूलेंगे नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिंपल करने के लिए, उसको हर चीज को शो आउट करने के लिए मैंने जितना पॉसिबल मुझसे हो पाया मैंने आपके लिए करने की यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करी है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉल है जिसको 20 मीटर पर सेकंड से टॉप से टावर से फेंका गया। उसके बाद ये क्या कहता है, हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये बॉल नीचे को आ रही है और आते आते ये हो गई हिट। और ये हमारी नीचे बॉल गिरी, कितनी स्पीड से गिरी, v बराबर 80 मीटर पर सेकंड से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। जो बॉल है वो ग्राउंड से कितने टाइम के बाद टकराती है, कितनी वेलोसिटी टकराती है, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराती है। जी हाँ बिल्कुल। अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो देखिए मैंने टावर की हाइट को भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ये टावर की हाइट है, ये आपको फाइंड करनी है। और आपको सबसे ज्यादा क्या चीज दे रखी है यहाँ पे, जो ग्रेविटी है। देखिए जी की वैल्यू अगर गिवन नहीं होती है तो 9.8 लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेविटी आपके पास कितनी है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला कब कैसे यूज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें है, यू है, जी है, एच है, वी है। देखिए आपने इक्वेशन मोशन पढ़े हैं। इक्वेशन मोशन क्या होती है, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये सेकंड इक्वेशन होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखेंगे इन तीनों इक्वेशन में कितने नाम आए, देखिए वी आया, यू, ए, टी और एस। ये नॉर्मल इक्वेशन होते हैं जब कोई भी चीज हमारी ग्राउंड पे चल रही होती है, तो उस केस में ये वाले इक्वेशन हम यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी टॉप मतलब ग्राउंड से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, तो इस इक्वेशन में चेंजिंग क्या आता है, देखिए चेंज आता है, ए की जगह जी आ जाता है और एस की जगह आ जाता है आपका एच। और ये भी कंडीशन है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो जाता है। तो ऊपर के लिए ये फॉर्मूले क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये फॉर्मूले किसके लिए होते हैं, पॉजिटिव के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए मैं इसको करेक्ट करके थोड़ा सा लिख देता हूँ एक बार क्लियर करके। तो पहले जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है v बराबर यू प्लस ए की जगह हम लिखेंगे g और t। दूसरा फॉर्मूला हो गया s की जगह यूज करेंगे h बराबर यू टी प्लस हाफ, ए की जगह लिखेंगे जी टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ए की जगह क्या लिखेंगे जी और
एस की जगह लिखेंगे एच। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप देखिए इसमें कितने नाम आ गए, 5, वी, यू, जी, टी और एच। अब आपके पास देखिए 4 नाम है यहाँ पे आप नोट करिए 4 नाम है। कौन कौन से, यू, जी, एच, वी। कौन सा यहाँ पे अपसेंट है, जी हाँ बिल्कुल। अब आप राइट वे पे आ जाएंगे, पता लगा लेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे टाइम अपसेंट है, टाइम अपसेंट है तो बिना टाइम का जो भी फॉर्मूला इन तीनों में होगा उसको आप यूज करेंगे। तो इन तीनों में देखिए टाइम इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले हम यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, थर्ड फॉर्मूला। बिल्कुल राइट वे पे आ गए। तो थर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे लगाना है और इसका रीजन क्या है। सबसे पहले फिजिक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वे, क्वेश्चन को समझना और उसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें क्वेश्चन टफ लगेंगे। तो देखिए मैंने रीजन बताया, आपको कैसे जज किया, तो आपने पता कर लिया कि जिसमें टी नहीं है उस फॉर्मूले को हमें यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे टी का कोई ना गिवन क्वांटिटी है और ना ही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ पे मैंने लिख दिया, फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब सब कुछ आपके पास गिवन है। देखिए वी की वैल्यू कितनी है, 80, तो वी की वैल्यू मैंने 80 लगा दी। यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 20, तो मैंने 20 लगा दी। टू जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10, 10 लगा दी। और एच आपसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है तो उसको हमने एज इट लिख दिया। कैलकुलेशन देखते हैं, 80 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6400। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करी तो 20h। 400 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6400 में से 400 माइनस करेंगे तो बचता आपका 6000। और h आप जब निकालेंगे तो 20 से जीरो ये कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल करेंगे तो 300। तो कुल मिला के ये h की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 300 मीटर। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, द हाइट ऑफ द टावर। जी बिल्कुल। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मैच कर लेते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स से आसान कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है। ये आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप मेरे कांटेक्ट में थोड़े कम समय में आए हुए हैं, लेकिन जब थोड़े से आप मेरे कांटेक्ट में बने रहेंगे तो मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि सबसे आसान फिजिक्स है, जिसको मैं आपको इतना सिंपल वे में करा के दूंगा कि शायद आपको कहीं चीज ऐसी मिल पाए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब वापस हम आ रहे हैं कौन से क्वेश्चन पे, इसके 2017 के क्वेश्चन। देखिए 20 के बाद मैं सीधा आ गया हूँ 17 पे। इसका मतलब है कि 19 और 18 में से इसमें इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो वहां पे 18 और 19 के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद सीधा हम कहाँ पे आ जाते हैं, 2017 के क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द एस्लेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति जो थी मेट्रो स्टेशन पहुंची और उसने देखा कि एस्लेटर वहां पे काम नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एस्लेटर क्या होता है। बहुत से बच्चे तो जानते ही है, मैक्सिमम बच्चे जानते ही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एस्लेटर अभी तक नहीं देखा होता है। तो मैं सभी को लेके यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ कि जो बच्चे जानते हैं उनको भी मालूम तो है ही, लेकिन जिनको नहीं मालूम है मैं अभी एक्सेटर आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। प्रीति जो थी मेट्रो स्टेशन पहुंची और उन्होंने देखा कि वहां पे एक्सेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्रीति उस पर खुद चलकर स्टेशनरी एक्सेटर पे, रुके हुए एक्सेटर पे खुद चल के ऊपर चली गई और उसको जाने में कितना टाइम लगा, T1। सेकंड बात पूछी जा रही कि ऑन द अदर डे, दूसरे दिन जब वो गई दोबारा तो उसने देखा कि अब एक्सेलेटर चल रहा है और अब वो उसके ऊपर खड़ी हो गई, स्टेशनरी हो गई और उसको एक्सेलेटर ऊपर ले जा रहा है। तो उसको ऐसा करने में, ऊपर पहुंचने में टाइम लगा T2। तो अब आपको टाइम वो निकालना है जब वो भी चल रही हो और एक्सेलेटर भी मूव कर रहा हो। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल पहले बात में आ जाता हूँ कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि सबसे आसान मैं फिजिक्स को बना के दूंगा आप लोगों के लिए। और ये मैं अभी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी आप मेरे कांटेक्ट में नहीं आए, और धीरे धीरे जब आप मेरे को समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि फिजिक्स सर वास्तव में कहते हैं कि सर आसान है। तो देखिए मैं पहले एक्सलेटर दिखाता हूँ आपको। ये आप देखेंगे एक्सलेटर है आपका ये। तो एक्सलेटर जो होता है आपने देखा होगा, और कि यहाँ पे थोड़ा चला लेते हैं एक्सलेटर को, 1 मिनट कोशिश करिए। मैंने इसको मूवेबल कराने के लिए, 1 मिनट।
चलिए ये मूव हो गया हमारा एस्लेटर। तो देखिए ये आप लोग जानते हो एस्लेटर कहाँ लगे होते हैं, मॉल्स में लगे होते हैं, मेट्रो स्टेशन में भी लगे होते हैं और ऐसी जगह लगे होते हैं जहाँ हमें ऊपर लिफ्ट करानी होती है। तो ये एस्लेटर देख के एक तो आप लोगों को बहुत अच्छा सा सीन नज़र आ रहा है सामने, तो आपको भी लग रहा होगा कि सर घूमने जाने का भी मन करता है। तो चलिए ये एस्लेटर हमने देख लिया कि एस्लेटर क्या होता है। ये रुका हुआ पोजीशन में है और ये मूव कर, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एस्लेटर दोनों से दिखाया है कि क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए फिर से मैंने क्वेश्चंस को फुल स्क्रीन पे ले लिया है। फुल स्क्रीन पे लेने से मुझे समझाने में आपको होती है आसानी और आपको भी चीज़ें समझ में क्लियर होती है। तो कहीं कहीं मैं फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ और कहीं कहीं मैं अपनी शॉर्ट स्क्रीन पे भी आपके सामने प्रेजेंट हो जाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रीति ने रीच किया, मेट्रो स्टेशन पहुंचा और देखा एस्टेटर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने एस्टेटर का डायग्राम बना लिया। तो ये यहाँ पे जो प्रीति थी वो पहुंची यहाँ पर और उसने देखा कि यहाँ पे एस्टेटर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम केस करेंगे कि जब उसने देखा कि एक्सीलेटर वर्किंग नहीं कर रहा है, यानी कि एक्सीलेटर चल नहीं रहा है, तो उसको खुद ही ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो पहला केस लेते हैं कि जब एक्सीलेटर हमारा रेस्ट की पोजीशन में है। तो रेस्ट की पोजीशन में हमने कुछ चीजें कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा एक्सीलेटर को मैंने अभी डिसेबल कर दिया है क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे व्हेन द एक्सीलेटर इज रेस्ट पोजीशन, जब एक्सीलेटर अगर रेस्ट पोजीशन में होता है तो प्रीति चल के जा रही है और एक्सीलेटर रुका हुआ है। तो प्रीति जब चल के जा रही है तो प्रीति की एक अपनी स्पीड होगी जाने की। तो मैंने यहाँ पे बीपी कंसिडर कर ली, स्पीड ऑफ द प्रीति की। और टाइम ले लिया, टाइम क्वेश्चन में खुद ही दे रखा था कि वो खुद चल के, जब एक्सीलेटर स्टेशनरी का मतलब होता है कि जब एक्सीलेटर रुका हुआ था तो वो खुद चल के ऊपर गई और उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, T1। तो T1 जो है वो टाइम हो गया प्रीति ने जो ऊपर जाने में लगा। और डी क्या हो गई, आपकी डिस्टेंस हो गई। देखिए डिस्टेंस कौन सी वाली है, डिस्टेंस में यहाँ पे क्या है, तो डिस्टेंस जो है वो एक्सीलेटर की होती है। थोड़ा सा एक्सीलेटर काम नहीं कर पा रहा है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। जो ऊपर की यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, यानी कि एक्सीलेटर जो है उसकी डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है। तो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे क्या लगेगी, डी हो गई। दूसरे केस में आप देखेंगे जब अदर डे पे प्रीति गई तो स्टेशनरी जो था एक्सीलेटर अब वो चलने लग गया, मूवेबल होने लग गया। तो यहाँ पे अब दूसरी पोजीशन आती है कि जब एक्सीलेटर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलेटर जब मूव कर रहा है तो एक्सीलेटर की खुद की जो अभी आपने देखा सीढ़ियाँ ऊपर चल रही थी, तो एक्सीलेटर खुद ऊपर जो चल रहा था तो उसकी स्पीड यहाँ पे हमने मान ली कितनी है, वी ई हमारी किसकी स्पीड है, एक्सीलेटर की। थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ एक बार, शायद मेरा एक्सीलेटर चल जाए, थोड़ा सा एनिमेशन करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर आ चुका हमारा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो मूविंग पोजीशन है, देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था मूविंग पोजीशन ऊपर की तरफ है ये। तो मूविंग पोजीशन से यहाँ पे एक्सीलेटर जब चल रहा था तो एक्सीलेटर की स्पीड कितनी हो गई हमारी, वी ई। और जो डिस्टेंस है, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पे क्या शो कर रही है, डिस्टेंस डी। तो टाइम यहाँ पे दूसरे केस में एक्सीलेटर कितना टाइम ले रहा है ऊपर जाने में, T2। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीति रुकी हुई है और एक्सीलेटर मूव कर रहा है। और थर्ड केस आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप वो वाला टाइम बताइए जब वो भी एक्सीलेटर के साथ साथ थोड़ा मूव करते हुए जा रहे हैं, मतलब एक्सीलेटर भी चल रहा है और एक्सीलेटर के ऊपर वो क्या कर रही है, प्रीति भी ऊपर रख के कदम रख के ऊपर भी आगे बढ़ रही है। तो थर्ड केस में क्या है कि एक्सीलेटर और प्रीति दोनों किस में है, मोशन पोजीशन में है। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, मोशन पोजीशन में। उस केस में हमने मान ली स्पीड कितनी है, वी स्पीड किसकी कंसिडर करिए, प्रीति की, और साथ के साथ एक्सीलेटर की, जो कि क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब देखिए मैं आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस कवर होने वाला है। थोड़ा सा मैं अभी और इसमें टाइम मेंशन कर दूं तो टाइम कितना हो गया आपका, मान ली कि जो आपको निकालना टाइम वो टी हो गया और डिस्टेंस अभी भी डी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। व्हेन टू बॉडीज आर इन मोशंस देन वेलोसिटी वन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशंस। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हम कोई ट्रेन में बैठे हुए हैं और दूसरी ट्रेन को जब हम देखते हैं, तो दूसरी ट्रेन को जब देखते हैं तो वो ट्रेन की स्पीड जो होती है वो हमें एक्चुअल नज़र नहीं आती है। जब अगर हमारी ट्रेन, हम जिस ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी ट्रेन को देख रहे हैं वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो हमें उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हम वहाँ पे जो स्पीड ऐड कर रहे हैं अपनी ट्रेन की स्पीड प्लस उसकी ट्रेन की स्पीड को प्लस मिला के ऐड कर रहे हैं।
तो जो एडिशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर हम ट्रेन हमारी डायरेक्शन में चलेगी तो आपको लगेगा ट्रेन बहुत हल्की चल रही है हमारी, क्योंकि उस समय जो स्पीड आप देख रहे हैं अपनी ट्रेन की स्पीड को उसकी ट्रेन की स्पीड से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो वहाँ पे इस रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और दोनों ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ, ये रिलेटिव जो वेलोसिटी देखी है हमने अर्थ के रेस्पेक्ट में देखी है, और अर्थ हमारी रेस्ट पोजीशन में है, हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट, वैसे तो मूव करती है लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। अब अगर हम यहाँ पे केस ले ले कि यहाँ पे नदी है, पानी बह रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं इसमें बैठ के हम। तो बोटिंग करते समय भी इसकी डायरेक्शन हमारी बोट की डायरेक्शन और जो फ्लो ऑफ वाटर है उन दोनों की डायरेक्शन, ये v1 और ये v2 ले ली। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जबकि ट्रेन के केस में हमने देखा कि एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर ये पानी भी फ्लो हो रहा है और ये भी बोट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, माइनस। और अगर हम बोटिंग पानी के अपोजिट में चलेंगे लेके तो वहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, v1 माइनस v2। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एस्लेटर वाले केस में। तो देखिए एस्लेटर वाला जो केस है वो ट्रेन वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेन तो हमारी अर्थ पे चल रही है और अर्थ हमारी स्टेशनरी है। लेकिन यहाँ पे जो एस्लेटर चल रहा है वो ऑलरेडी मोशन पोजीशन में है, तो उसका केस कौन सा लगेगा, बोटिंग वाला केस। बोटिंग वाला केस क्या है कि जिधर पानी बह रहा है और उधर ही नाव चलाएंगे तो स्पीड क्या करेंगे, प्लस, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। अब जो प्रीति है वो एस्लेटर पे ऊपर जा रही है, जिसकी स्पीड को हमने क्या कहा गया, vp, और एस्लेटर भी ऊपर चल रहा है तो उसकी स्पीड को हमने यहाँ पे देखिए क्या नाम दिया है, ve। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जी बिल्कुल, अब आप सही टॉपिक पे, सही पॉइंट पे आ चुके हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रुकी चीज पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो वो केस डिफरेंट होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में वो माइनस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर कोई मूवेबल चीज पे, जैसे कि पानी में चल रहे हो, पानी फ्लो हो रहा है, एक्सेलेटर चल रहे हैं और एक्सेलेटर भी मूव कर रहा है, तो उस केस में सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, हमारी ऐड हो जाती है। तो बिल्कुल उसी के बिहाफ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है हमारी फाइनल, यानी कि प्रीति और एक्सेलेटर की जो वेलोसिटी है वो दोनों का क्या मिलेगा, आपको सम मिलेगा। यानी कि प्रीति की स्पीड जिसको हमने वीपी लिया है और वीई जिसको हमने क्या लिया है, स्पीड ऑफ एक्सेलेटर, तो दोनों का सम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम v निकालते हैं। v देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैग्नीट्यूड के रूप में लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस सब में एक ही है, क्योंकि सब में एक्सेलेटर ऊपर तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो सब में कॉमन है। लेकिन जो हम यहाँ पे थर्ड केस में निकाल रहे हैं, जब प्रीति और एक्सेलेटर दोनों मोशन में है, तो उस केस में टाइम हमने लिया है t। और दूसरे केस में बीपी के लिए देखेंगे, बीपी के केस में हमारी लिए टाइम t1 है और डिस्टेंस d है। और थर्ड केस, जो सेकंड केस है हमारा, जबकि स्पीड ऑफ एक्सेलेटर मूव कर रहा था तो उसमें टाइम कितना लगता है, t2। अब यहाँ पे देखिए सब में d कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के आपका मिल जाएगा 1/t इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। और आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, t1 t2, एलसीएम लेना आपको आता ही है, चलिए आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो t बराबर आ जाएगा आपका आंसर t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो प्लस में कोई भी ऑर्डर में ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका वो ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हिसाब से ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, ये करेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है बहुत आसान है, बस आपको क्या करने, कॉन्सेप्ट को समझना है। और मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलूंगा। चाहे आपको क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कराने में टाइम लग सकता है, बट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो वो आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी बताया, रिलेटिव वेलोसिटी के ब्याप पे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये नीट में 2016 के क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी v बराबर at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट
देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट बिटवीन 1 और 2 सेकेंड। आपसे यहाँ पे देखिए देख गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन है वेलोसिटी, पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो पहले आपको एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें डिस्टेंस और वेलोसिटी आती है। तो आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब अगर इससे डी एक्स निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, वी डी टी। और v की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको गिवन है। तो देखिए इसको मैं फेयर रूप से करा लेता हूँ। v बराबर फॉर्मूला आपने लगाया सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे कौन है, डी एक्स। तो डी एक्स के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो डी एक्स बराबर कितना आ गया, वी डी टी। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमें कब पता चलता है कि हमें इंटीग्रेशंस करना है और कब डिफ्रेंशिएशन करना है। क्योंकि ये भी बहुत बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब इंटीग्रेशन ले और कब डिफरेंशियल। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी छोटी चीज़ को, जैसे कि डी का मतलब होता है स्मॉल चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डी या डेल्टा को हम लिखते हैं। तो किसी स्मॉल चीज़ को अगर पूरे में कन्वर्ट करना हो तो हमें वहाँ पे करना पड़ता है इंटीग्रेशन। और इसका अपोजिट करें, अगर किसी पूरे पार्ट को किसी स्मॉल पार्ट में, जैसे ये एक पूरी टेबल है, अगर हमारे पास इतना एरिया हमें पता है, इस टेबल का केवल इतना स्मॉल एरिया पता है और हमें इसका पूरा एरिया निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और इसकी लिमिट इनिशियल से कहाँ की तरफ लगा देंगे, जो इसकी फाइनल वैल्यू होगी वहां तक की लिमिट लगा देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि टेबल का कितना एरिया है। तो देखिए यहाँ पे dx जो है वो स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमें डिस्टेंस तो पूरी निकालनी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करते समय आप नोटिस करेंगे जिस पे डी लगा होगा उसी पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा। तो देखिए यहाँ पे dx इक्वल टू कितना आ गया, v dt। तो इंटीग्रेशन में आप dx का करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि डिस्टेंस हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी लिमिट को यूज ना करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होगा वो d को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो dx से इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x। और यहाँ पे हमने देखिए क्या करा, v की पहले तो एक वैल्यू लगाई जो हमें गिवन थी। v की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी यहाँ पे, AT प्लस BT²। अब आपको देखिए डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी थी 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो हमें डिस्टेंस चाहिए 1 से 2 सेकंड, तो 1 आपकी लोअर लिमिट हो गई और कहाँ पे निकालनी है, 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड इसकी क्या हो गई, हायर लिमिट हो गई। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशंस। तो देखिए इंटीग्रेशंस करने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, हालांकि सभी बच्चे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में। तो जब किसी चीज़ का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो पावर होती है, तो पावर में एक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और उतनी पावर से डिवाइड हो जाता है। अब अगर लिमिट लगी हुई है तो कोई कांस्टेंट नहीं आता है, और अगर लिमिट नहीं लगी है तो वहाँ पे हम कांस्टेंट का यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपकी लिमिट लगी हुई है इसलिए कांस्टेंट का यूज़ नहीं होगा। तो सिंपली हम जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको हम फॉर्मूले में इस तरह से यूज़ करेंगे, जो पावर होगी उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे और उतनी पावर से आपका डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो a और b को तो आपको कांस्टेंट बताया गया, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, और वैसे भी हमें यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करना है, केवल t। तो इस t का करेंगे और इस t² का करेंगे, a और b को हम नहीं करेंगे, इसको हम एज इट लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ, जैसे AT प्लस BT² का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे जब करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो a हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, t की पावर 1 है तो 1 का मतलब पावर 2/2। और b का नहीं करेंगे, t की पावर 2 है, 3/3। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग इसलिए नहीं बन पा रही है, मेरा हाथ अभी टैब पे सेट प्रॉपर नहीं है, तो कुछ दिनों तक हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फेयरली भी लिख के चलता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस तरह से ये इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। मैं इसको फेयरली लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे a आपका ऐसी रहा, और t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t²/2। b ऐसी रहा, t² में एक पावर ऐड करेंगे और अपॉन डिवाइड कर देंगे। और अभी इंटीग्रेशन में आप देखेंगे ये लिमिट लगी नहीं रहेगी, तो जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उसके ऊपर लिमिट आ जाती है। अब लिमिट में t की जगह पहले पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं और फिर माइनस करके क्या करते हैं, लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमने a/2, इसमें लिमिट नहीं लगनी है तो इसको हमने अलग कर दिया a/2 को, और लिमिट हमें लगनी है t² में। तो t² में पहले अपर लिमिट लगाई 2 का स्क्वायर, फिर हमने माइनस करके लोअर लिमिट। तो ये इस पार्ट का पोर्शन हो गया। और दूसरे पार्ट में देखेंगे तो पहले इसमें b/3 को हमने अलग करके लिख लिया,
और यहाँ पे कितना था टी क्यूब में आपने 2 की पावर 3 और 1 आपने लिमिट लगा दी। और आई थिंक इसको तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 जा 4, 4 में से बन गया तो आपका बचेगा 3। तो ये आपका हो जाएगा 3a/2, और यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट मीन्स हो गया 8, 8 में से बन जाएंगे 7, और तो आपका आ जाएगा 7b/3। अब आपको यही आपसे पूछा गया था, डिस्टेंस निकालनी थी विद इन टाइम 1 और 2 सेकंड के बीच में। तो आप ऑप्शन टैली करते हैं तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा मिल रहा है, 3a/2 7 3.b। तो ये आपका ऑप्शन मिल गया ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो गया। तो बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, और अभी मैं स्टार्ट भी करूँगा 11th की फिजिक्स को, बिल्कुल स्टार्टिंग से करूँगा, और जिन बच्चों को भी फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत है आप उनको ये वीडियोस के ज़रिए दिखा सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि उस वीडियो को आप उस पर फाउंडेशन कोर्स जो मैं कराऊंगा, मैं 11th के कोर्स के साथ साथ जेई और नीट के लिए भी फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके चला करूंगा, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट यूट्यूब पे मैं अभी कुछ ही टाइम पे आया हूँ। तो यहाँ पे जो है कि आपको इतना अनुभव है मेरे को पढ़ाने में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिलहाल मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को दिखा दिखा के कराऊं। जैसे भी मैंने आपको एक्सलेटर दिखाया, उससे पहले बिल्डिंग दिखाई, तो मैं इससे कराने से क्या होता है कि इमेज आप किसी चीज़ की देखते हैं तो माइंड बहुत क्लियर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप इसको एंजॉय करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीट के 2016 के क्वेश्चंस पे। इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है, 2 कार P and Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर पोजीशन रेस्पेक्ट XP की वैल्यू दे रखी है और XQ भी दे रखी है। पूछ रहा है एट व्हाट टाइम दे हैव टू मीट सेम वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात को समझने से पहले अगर ना आए तो कुछ पॉइंट समझ में आ जाता है। देखिए लास्ट में पूछ क्या रहा है, एट व्हाट टाइम, किस टाइम में दोनों कार की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम। दोनों कार कौन सी है, एक P है और एक Q है। तो इनकी आपको पोजीशन यानी कि डिस्टेंस दे रखी है, दोनों की पोजीशन दे रखी है। तो आप कहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सेम वेलोसिटी से। जी हाँ बिल्कुल, आप दोनों की वेलोसिटी को सेम लिख लीजिए, किसकी, P की और Q की। तो P की कार की वेलोसिटी को मैंने BP कह दिया और Q की कार की वेलोसिटी को VQ कह दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस में भी हमने पढ़ा था, V बराबर dx/dt। तो वही यहाँ पे हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे dx/dt लिख लिया, ये लिखा हमने P कार के लिए तो XP लगा दिया, और ये हमने लिखा Q कार के लिए तो XQ लगा दिया है। अब हम यहाँ पे XP की जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, d/dt को हम, यहाँ पे एक मिस्टेक रह गई है, ये XP नहीं है, ये T है, और यहाँ पे XQ की जगह यहाँ पे T है। तो ये बाई मिस्टेक रह गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये है d/dt, और वैल्यू हमने किसकी लगाई है, ये XP की। सिमिलर वे में यहाँ पे d/dt ऐसी रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू किसकी लगा देंगे हम, XQ की। तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, d/dt है ये। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ये क्या है आपका, d/dt है। तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट में मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला जैसे x की पावर n का हमें डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेशन लिख दिया, d/dx, x की पावर n का डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, और उसमें से एक पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएट। अब देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, a का कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, और t का कितना हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1। b का कुछ नहीं होगा, t² का कितना होगा, जो पावर है वो पहले आ जाएगी, और उसमें से एक, 2 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका f ऐसे ही रहेगा, और t का कितना हो जाएगा आपका 1, t² का हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है 2 और t। तो मैं इसको फेयर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे a इसकी जगह आ गया, t का 1 हो गया, b ऐसे ही आ गया, और t² का कितना हो गया, 2t। तो मैंने इसको सही करके लिख दिया है ऐसे ही। यहाँ पे t का 1 हो गया और t² का हो गया -2t। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इक्वेट कर लेंगे, टाइम वाली टर्म को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 2bt और -2t को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो -2t को हम इधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
और ए को हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे टी को हमने कॉमन ले लिया, तो 2 को भी कॉमन ले लिया, और यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों पार्ट जो होंगे वो इसके कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे टी की वैल्यू आपको डिफाइन हो गई एफ माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस बी। और अब आप इससे आंसर मिलाइए कि कौन सा आंसर इसमें यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट है आपका, तो f माइनस ए आ रहा है इसमें, और 2 और नीचे 1 प्लस बी, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, डी। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। अगेन अब आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे 2015 के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। देखिए, a particle of unit mass undergoes one dimension motion such that its velocity varies according, ये आपको velocity दे रखा है, और यहाँ पे बीटा और एन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स को पोजीशन बताया जा रहा है, और हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखिए मेन चीज़ है कि हमें फाइंड जो करना है वो निकालना है एक्सेलरेशन, और गिवन है आपका वेलोसिटी। अब देखिए ऐसा फॉर्मूला आपको सोचना है जिसमें एक्सेलरेशन आता और वेलोसिटी आता। तो जी हाँ, बिल्कुल आप जानते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, आप जानते हैं एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या ऐसे भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डी वी अपॉन डी टी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो टाइम में रिप्रेजेंट ना करके डिस्टेंस में किया गया, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे वेलोसिटी जब हम यूज़ करेंगे तो एक्स के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ पे टाइम के रूप में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार फेयर करता हूँ, ए बराबर कितना है, डी वी अपॉन डी टी, ये आप जानते ही है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या करा, डी एक्स अपॉन डी एक्स से अपने पास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, थोड़ा सा रीअरेंज करते इसको हमने इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको इधर कर दिया डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम ये बन गया आपका क्या, वेलोसिटी, और ये कितना हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप अपनी कोई नोट करते हो आप अपनी जगह पे, तो लिख लीजिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के रूप में होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला कई जगह अप्लाई होता है, बहुत जगह यूज़ होता है। आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, बेटर होगा कि आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा उसका रीज़न मैं अभी आपको फेयर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं, एक्सटेंशन का हमने फॉर्मूला लिखा डी वी अपॉन डी टी। अब हमने फॉर्मूले को बदलने के लिए डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और इस चीज़ को इधर ले गए, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, और ये बन गया आपका v। तो फॉर्मूला ये बन के आ गया। अब इसका लिखने का क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम वेलोसिटी की वैल्यू लगाएंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो x के रूप में आ रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू किसके रूप में आ रही थी, टाइम के रूप में। इट मीन्स जो वो टाइम से डिवाइडेड है, और टाइम से अगर डिवाइडेड है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला एक्स के रूप में वी और एक्स के रूप में लाना पड़ा। अब हमारा पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, वी की आप वैल्यू लगा दीजिए जो आपको गिवन है। तो देखिए हम यहाँ पे वी की वैल्यू लगा देते हैं, वी की जगह हमारे पास क्या गिवन है, बीटा एक्स माइनस 2n, और यहाँ पे फिर कितना हो गया, डी अपॉन डी एक्स, और इस वी की वैल्यू हमने फिर से लगा दी। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ एज इट रहेगी, और इसका सिर्फ क्या होगा, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट भी किसका होगा, जिसमें एक्स लगाओ, तो एक्स का डिफरेंशिएट आप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बीटा एक्स की पावर माइनस 2n है, तो बीटा का तो कुछ नहीं होगा, एक्स की पावर माइनस 2n में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, और उसमें से एक पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट आ जाएगा। तो मैं इसको फेयर करके लिख दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं रहती है टैब पे, पेन टैब यूज़ करता हूँ, अभी हैबिट में नहीं है। तो यहाँ पे जो बीटा है तो ये ऐसी रहा, और इसके जो पावर है ये इधर आ गई, और उसमें से एक पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ही वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो माइनस 2n को सबसे पहले लिख लिया हमने, और आप देखिए बीटा यहाँ पे दो जगह, बीटा और बीटा, तो ये बीटा बीटा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर, और इसके बाद बचा हमारे पास एक्स की पावर माइनस 2n और एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1। तो पावर जो होती है वो बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस 2n और माइनस 2n मिलकर क्या हो जाएगी, माइनस 4n, और ये माइनस 1 ऐसे रहेगा। तो इस तरह से आपसे क्या पूछा गया था, एक्सेलरेशन। अब आप इससे ऑप्शन टैली कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मैं आपको ये भी फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया था कि आप ऑप्शंस को जल्दीबाजी में
फिलअप मत करा करिए, बहुत केयरफुली करिए, क्योंकि आपने निकाला सही है, कभी कभी हम भरने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं उसमें, तो वो भी थोड़ा आप उसके लिए केयरफुली वर्क करा करिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, देखिए बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, -2n बीटा स्क्वायर एक्स -4n-1, तो इससे ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। आई होप वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करिएगा कि वीडियो में आपको क्या, कितना मतलब आप इसको समझ पा रहे हैं कि वीडियो में कितना आपके लिए हेल्पफुल है ये। कोशिश मेरी रहती है कि मैं हर चीज़ को आपको दिखाने की हर चीज़ को इमेजेस के रूप में दिखाऊं। इमेजेस देखने से क्या होता है कि आपके अंदर एक जो चीज़ छुप जाती है, कि जैसे भूल जाते हैं मेमोरी में, लेकिन इमेज जब देख लेते हैं तो वो हमेशा याद रहती है। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक अदर रूप में भी मिलूंगा, मोटिवेशनल के रूप में। तो मैं वहाँ पे आपसे यहाँ पे फिलहाल आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, अभी रिप्लाई नहीं करूँगा मैं आपको यहाँ पे। आप ये आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि ब्रेन हमारा किस लैंग्वेज को जानता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किस लैंग्वेज को जानता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज को जानता है, बाइनरी। बाइनरी आप जानते हैं 0 1। तो इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन भी किसी ना किसी लैंग्वेज को जानता है। जिस दिन आप अपनी बॉडी को समझ लेंगे, अपने अंदर की चीज़ों को जान लेंगे, आपके लिए पढ़ाई तो सबसे आसान चीज़ हो जाएगी। और मैं आपसे इसका रिप्लाई दूंगा आपके लिए बहुत जल्दी। मैं इनके रिप्लाईज जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करता हूँ, वो सारे रिप्लाई आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मिलेंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन किस लैंग्वेज को जानता है, ताकि आपकी पढ़ाई को वो और भी ईजी कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे 2013 पे। तो 14 पे हमें क्वेश्चन नहीं मिला, तो हमने 13 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर, पार्टिकल मास दे रखा है, मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्सेलरेशन फोर्स रिलेटेड टाइम की वैल्यू दे रखी है एक्स के रूप में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, आपसे देखिए पूछा जा रहा है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कब, जब वेलोसिटी कितनी है, 0। ये बात नोट करने वाली होती है, जो पूछता है ना वहां पे ये पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और गिवन क्या है। तो देखिए गिवन है यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं में वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको वहाँ पे फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मास का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एक्स के रूप में, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और वेलोसिटी आपको दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, टी बराबर √x+3। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या, x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t को हम इधर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो √x बराबर आ जाएगा आपका t-3। टी पे एक्स पे से स्क्वायर हटा लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। बोथ साइड करेंगे स्क्वायर, तो एक्स से अंडर हट जाएगा आपका, और इस पे जाके रूट लग जाएगा, इसके ऊपर पावर लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखिए वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी है, वेलोसिटी दे रखी है, और डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो आप जानते हैं, देखिए अभी आपने पढ़ा था v बराबर क्या फॉर्मूला होता है, dx/dt। क्योंकि हमें इसका भी यूज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, वेलोसिटी इज 0, तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो वेलोसिटी लाने के लिए आपका फॉर्मूला यूज होगा dx/dt। और ये कब आएगा आपका पास वेलोसिटी, जब आप इस चीज का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। अगर इस चीज का आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा dx/dt, जो कि आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर उसकी जगह हम 0 लगा लेंगे, तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पे करते हैं पहले डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे d/dt लगा दिया मैंने। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होता है मैं इसको अलग से बता देता हूँ, t-3 का स्क्वायर का हमें करना है डिफरेंशिएट। तो जिसका डिफरेंशिएट करना होता है, जैसे टी के रेस्पेक्ट में, इसको हम यहाँ पे कुछ अदर चीज कंसिडर कर लेते हैं, जेड। तो जेड स्क्वायर का करेंगे तो 2z, और जेड की जगह कितना आ जाएगा, t-3। फर्दर जिसको हमने कंसिडर करा होता है उसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो t का हो गया 1 और कांस्टेंट टर्म का हो गया 0। तो इसका कुल मिला के हो गया 2 और ब्रैकेट में t-3। तो मैं इसको अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2t-3। और थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की t से 2t, और 2 की इससे कर दी तो कितना आ गया 6।
अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, जे इसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। ये क्या बन गई आपकी वेलोसिटी। तो v बराबर आपका आ गया 2t-6। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या यूज करना था, वेलोसिटी आपको दे रखी है 0। तो वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, तो वेलोसिटी की जगह हम लगा देते हैं 0। तो उससे हमें टाइम की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 3। टाइम 3 आ गया। अब आप देखिए आपको टाइम नहीं निकालना था, आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास इक्वेशन ये वाली है। तो इसमें हम टी की जगह लगा देंगे वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू लगा देते हैं। इसमें टी की जगह हमने लिख दिया 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0। तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 मीटर। और अब आप ऑप्शंस में टैली करेंगे तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2013 का। इसमें क्या है, इसको भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में कराने वाला हूँ क्वेश्चंस। मैंने बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए डायग्राम्स बनाने के लिए, क्योंकि डायग्राम से आप सबसे जल्दी कैच करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम डायग्राम से ही करेंगे, लेकिन अभी पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अ स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन h1 h2 h3। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा हमें कुछ समझ में नहीं आया, हाँ जी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब मैं आ जाता हूँ फुल स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको डायग्राम से ये क्वेश्चन को समझाता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। चलिए हम आ जाते हैं फुल स्क्रीन पे। तो ये फुल स्क्रीन पे हम आ गए और इस स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन को फिर से वही वाला ले लिया है जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए एक एक चीज पढ़ते हैं। स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1। कोई स्टोन है, पत्थर है, जो बिल्कुल ग्रेविटी में गिर रहा है बिल्कुल फ्रीली, और उसकी हाइट डिस्टेंस कितनी कवर कर लेता है वो, h1। कब कर लेता है, 5 सेकेंड में। तो चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं। ये मेरे पास एक स्टोन आ गया है, बिल्कुल आपको एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझने में माइंड में कुछ भी रह जाए। तो देखिए ये एक स्टोन है जो बिल्कुल फ्रीली फॉल हो रहा है। अब आपको मैं बता दूं, जब भी कोई बॉडी ऊपर से गिराई जाती है तो गिरने से पहले कहीं ना कहीं 1 सेकंड, आधे सेकंड के लिए, जैसे हम नीचे से पेन ऊपर को फेंके तो पेन भी नीचे आने से पहले कुछ सेकंड के लिए ऊपर स्टे हो जाता है। तो वहां पे हमेशा कोई भी चीज गिराई जाती है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जब स्टोन को गिराया गया था तो गिराने से पहले उस पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब देखिए जब वो फर्स्ट 5 सेकंड तक गिर जाता है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड हो गया, 5 सेकंड। मैंने एक एक चीज लिख रखी है। तो इस वाले स्टोन से यहाँ पे आने पे ये स्टोन नीचे यहाँ तक आ गया तो इसको टाइम लगा 5 सेकंड। और क्वेश्चन में ये कहा है कि जब 5 सेकंड गिर जाता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो जाती है, h1। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस को भी मेंशन कर दिया कि h1 है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो नेक्स्ट कह रहा है कि द नेक्स्ट 5 सेकंड, फिर अगला 5 सेकंड और कर लेते हैं हम। तो पहले इसके लिए हम थोड़ा क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आगे के लिए बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे u0 है। अब देखिए फिर से इक्वेशन मोशन वाली बात करेंगे तो यहाँ पे u है, t है, h है और ग्रेविटी में g होता है। तो कौन सी चीज अपसेंट है आपकी, किसके हिसाब से, इक्वेशन मोशन के हिसाब से v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो बिना v का कौन सा फॉर्मूला होता है इक्वेशन मोशन में, v बराबर u प्लस एटी, उसमें v आ गया। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें v नहीं आया। और थर्ड होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कौन सा इक्वेशन मोशन यूज करेंगे आप, सेकंड वाला। सेकंड वाला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो s रिप्लेस हो जाता है s से और a रिप्लेस हो जाता है आपका g से। और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो ये सारे फॉर्मूले प्लस में होते हैं और नीचे से ऊपर जाने पे फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस में। देखिए यहाँ पे u कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 लगा दी हमने पहले। तो 0 लगाने से ये चीज ये वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, तो बचा केवल हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए 5-5 सेकंड के बाद आपसे कंडीशन पूछी जा रही है। तो पहले 5 सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर, सॉरी स्टोन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, h1। तो h की जगह हम लिख देते हैं h1। और टाइम हमारे पास कितना यहाँ पे दे रखा है, 5 सेकंड। तो टाइम की जगह लगा दिया हमने 5। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 5 जा और 5 का स्क्वायर 25, और 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा आंसर 125। तो ये आपकी पहली हाइट आ गई h1 कितनी, 125। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए हाइट h2 कब है, जब हम
फिर नेक्स्ट सेकंड 5 सेकंड और बॉडी गिरती है। तो देखिए फिर से मैंने गिरा दिया, 5 सेकंड पहले स्टेप में गिरे थे, अब 5 सेकंड और आगे गिर रहे हैं हम। तो 5 पहले से गिर चुके हैं और 5 अब गिरे, तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया 10 सेकंड। और यहाँ पे अगले 5 सेकंड में जब गिर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन में मेंशन किया करा जा रहा है H2। तो H2 यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी हाइट दे रखी है कि H2 है, और हमें कंसिडर करना है ऊपर से। तो हम यहाँ से ऊपर से अगर ये वाली हाइट काउंट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, H1 प्लस H2। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये ऊपर से आपकी हाइट आ गई है H1 प्लस H2। अब इस केस के लिए हम ये फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। ये फॉर्मूला में यू तो सबके लिए जीरो है क्योंकि हम ऊपर से कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड केस में हम यहाँ पे निकालते हैं पहले H1 प्लस H2। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को ले रहा हूँ, इसमें H की जगह लिख दिया हमने H1 प्लस H2। जी आपका वही 10 है, और टाइम देखेंगे तो 5 और 5 मिलके यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 सेकेंड। तो 10 लगा देते हैं। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 से 5 कट गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और ये हो जाएगा 500। तो H1 प्लस H2 कितना आ गया 500 आ गया। अब आप चाहे तो H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास H1 अवेलेबल हो गया। H1 हो गया 125 और टोटल वैल्यू भी अवेलेबल है 500। तो अगर H2 निकालना है तो उसमें से H1 को क्या कर दे आप माइनस कर दीजिए। तो हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, H2 की। 500 हमने ये ले लिया, और H1 की वैल्यू कितनी है आपकी 125। तो कितनी आ गई है आपकी 325। देखिए क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया। यहीं से हम चाहे तो ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन को आपको पूरा कराऊंगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन आगे यही आया, क्वेश्चन बदल के भी आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 325 आ गया। अब H1 कितनी थी 125। तो 125 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया आपका ये 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, और थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, एक मिनट। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और एक 7 और 3, 375 आ रहा है। तो आई थिंक मेरी कहीं मिस्टेक हो गई है, मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं हो गई है, एक मिनट। 25 का स्क्वायर करा हमने और उससे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 125, ये आपकी भी 125 आ गई। तो ये 325, ओहो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखिए 500 में से इट इज़ अ सिली मिस्टेक, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, तो 3। तो ये आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपकी कितनी है 375 है। तो थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि जब मैं टाइपिंग वगैरह कर रहा होता हूँ तो माइंड मेरा ये रहता है कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, तो टाइपिंग में मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी लिखने में गलती हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसको जब माइनस करा तो ये आपका आंसर कितना है 375 है। 375 आपका आंसर आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये 125 का कितना टाइम्स आ रहा है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ H1। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ H1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे फिर से कह रहा है, देखिए 3 बार उसने कहा, पहला 5 सेकंड, फिर दूसरा 5 सेकंड, फिर उसके आगे अगला 5 सेकंड, तो एक बार और 5 सेकंड हो गया। तो 5 5 5 3 बार को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 15 सेकंड हो जाएगा। तो 15 सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पे हाइट आपकी कितनी डाउन हो रही है, कितनी H3। और ऊपर से हमें कंसिडर करना है तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी H1 प्लस H2 प्लस H3, ऊपर से लेके यहाँ तक की। तो अब हम थर्ड कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला, और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चलिए लिख तो दिया, आंसर हमारा आ चुका है। देखिए आप यहाँ पे अगर आंसर टैली करेंगे तो अगर इससे H1 निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है H2 इक्वल टू 3H1। तो H1 अगर निकाल ले तो आ जाएगा आपका H2/3। और देखिए ये ऑप्शन आप ढूंढ लिए कहाँ पे मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको H1 इक्वल टू H2/3 यहाँ पे मिल रहा है, और ऐसा ऑप्शन आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आप चालाकी दिखा सकते हैं, ट्रिकी होता है ये, तो इससे यहाँ पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं, श्योर 100% यही आंसर है। लेकिन मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करूँगा और इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से यही वाला फॉर्मूला जो है अब थर्ड कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं। तो H की जगह हमारा क्या आ गया H1 प्लस H2 प्लस H3 आ चुका है, हाफ जी, और टाइम आपका कितना आ गया 15 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और इसको मल्टीप्लाई करके मैंने रख रखा है ताकि टाइम आपका ज़्यादा ना लगे। तो ये आपका आ गया 1125।
अब देखेंगे अगर आपको S3 निकालना है तो S3 में से ये ऊपर की दोनों हाइटें क्या कर दी आप माइनस कर दी H1 प्लस H2, यानी कि H1 प्लस H2 500 जो आया था वो इससे माइनस कर दीजिए। जब इससे माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा आपका 625, और जो इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। 125 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 और 5 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 625। तो ये H3 जो है वो किसका है 5 टाइम्स है ऑफ H1। अब आप इसको देखिए, यहाँ से हमने H1 निकालेंगे तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो आ जाएगा H2 अपॉन H3, और इससे अगर H1 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा H3 अपॉन H5, H3 अपॉन 5। तो अब ये आपका आंसर टैली हो गया इस वाले ऑप्शन से। तो हम यहाँ पे बीच में भी छोड़ सकते थे क्वेश्चंस को, लेकिन क्या है कि अभी मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप इसको जहाँ तक आपको आंसर मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, वहीं पे आप छोड़ के टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो था मैंने आपको डायग्राम से समझाया, तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ये ऑप्शन हो गया आपका डी इज़ करेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट का 2012 का। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स के रूप में, और एक्स को मीटर कहा गया है, टी को टाइम सेकंड कहा गया है। रिटार्डेशंस आप जानते हैं, रिटार्डेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो मैं पहले आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा रिटार्डेशन, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। देखिए सबसे पहले आप समझिए रिटार्डेशंस क्या होता है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डेक्लेरेशन, और ये सब आपके एक ही नाम कहलाते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होती है। तो मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई गाड़ी है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, गाड़ी पे हमने ब्रेक लगाया, मान लीजिए उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड ब्रेक लगाने के बाद, और ऐसा करने में टाइम मान लीजिए कि कितना लगा 2 सेकंड का। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ऐसे फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू हो गई आपके पास 20, सॉरी ये आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, और ये कितना आपका फाइनल वेलोसिटी v। तो v की वैल्यू हो गई 10 माइनस 20 और अपॉन 2। 10 में 20 का कितना बचा माइनस का 10 अपॉन 2। तो आप देखेंगे आंसर आपका किसमें जो भी आया वो नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब कोई भी बॉडी की स्पीड क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो जहाँ बॉडी की स्पीड कम हो रही होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन बन जाता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डेक्लेरेशन, इन सब का मीनिंग एक ही है। अब यहाँ पे आपसे जो है रिटार्डेशन की बात पूछी जा रही है, तो रिटार्डेशन आप ध्यान रखेंगे, रिटार्डेशन जो एस होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ए की जगह माइनस ए लेंगे आप। इसका मतलब है जो भी आपका आंसर एक्सेलरेशन में आएगा उसको माइनस से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस से मल्टीप्लाई करने से आप जानते हो प्लस में आएगा तो माइनस में आंसर कर दे देंगे, और माइनस में आंसर आएगा तो हम प्लस में कर देंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे अभी इस क्वेश्चन को कराने में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है और रिटार्डेशन पूछ रहा है, और वेलोसिटी क्या दे रखी है जीरो। तो देखिए बिल्कुल लिंक बन गया है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की इक्वेशन से निकालेंगे वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपको जीरो दे रखी है, और आपने अभी फॉर्मूला कई बार पढ़ लिया, v बराबर कितना होता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो उसके हिसाब से पहले हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। हमें वेलोसिटी तक पहुंचना है तो हमें यहाँ पे ये वाला स्टेप चाहिए होगा। इस स्टेप को लाने के लिए इस इक्वेशन का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू लगा दी एक्स की लगा दी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 का डिफरेंशिएट 0, टी का 1, और टी इस क्यूब का हो जाएगा 3t²। तो आप इसका डिफरेंशिएट देख लीजिए क्या हो गया, कि 0 टी का 1 हो गया, और इसमें पावर कहाँ आ गई, पहले आ गई। तो इसको फाइनली लिख देते हैं 12 माइनस 3t²। अब आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी बिकम जीरो, तो वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, जीरो। तो यहाँ पे हम v की जगह अब क्या लगाने वाले हैं, जीरो। अभी इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेशन भी निकाल लेते हैं, चलिए लास्ट में लगा लेते हैं। पहले हम एक्सेशन और निकाल के रख लेते हैं। एक्सेशन क्या होता है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू लगा दीजिए इसमें, तो एक्सेशन आ जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएट करेंगे अगेन
तो 12 का जो जगह 0 तो बचेगा -60। तो कोई भी काम पहले कर सकते थे, अब जो काम मैं बात को बता रहा था वो पहले कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए v की वैल्यू हम लगा देंगे इस वाली में कितना 0, क्योंकि हमें दे रखी है यहाँ पे वेलोसिटी 0 दे रखी है, और इससे हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो सॉल्व कर ही लेंगे आप। 3t² बराबर 12 और t बराबर आ जाएगा आपका 2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मैं फिर भी चलो कर देता हूँ। t² बराबर निकालेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा, और t बराबर आ जाएगा +-2। अंडर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस पे लगाते हैं, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। टाइम नेगेटिव क्यों नहीं होता है, इसके लिए भी आप मुझे बताएंगे। मैं आपसे शॉर्ट्स में सब क्वेश्चंस पूछूंगा इस टाइप के, तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे टाइम को हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो टाइम हमारा कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। अब हमें निकालना क्या था, मेन चीज़ है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे बोलते हैं, एस्ट्रेशन को। तो टी की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में लगा देते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा -6 × टी, यानी कि एस्ट्रेशन आ गया आपका -12। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि आपका एस्ट्रेशन आया है और आपसे क्या पूछा गया था, रिटार्डेशन जी। जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन कराने से पहले आपको क्लियर किया था कि रिटार्डेशन जो होता है वो एस्ट्रेशन के नेगेटिव पार्ट होता है, यानी कि जो भी एस्ट्रेशन आएगा उसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आया है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, ये +12। तो ये आपका अब फाइनल आंसर हुआ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन कौन सा टैली कर रहा है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये करेक्ट हो गया आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे नीट का 2011 का क्वेश्चन। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाई ड्रॉप अ स्टोन। एक लड़का है जो मतलब एक टावर पे खड़ा है और वहाँ से पत्थर फेंक रहा है, और उसमें ग्रेविटी लग रही है, वेलोसिटी आपको निकालनी है जब वो हिट करता है ग्राउंड पे। तो मैं इसको डायग्राम पे आ जाता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक लड़का जो टावर पे खड़ा था उसने मतलब क्या करा, एक स्टोन को फेंका। तो देखिए आप फेंकने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। वो नीचे जब आ रहा है तो ग्रेविटी उस पर कितनी काम कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब वो ग्राउंड से टकराया तो टकराने पे ही आपसे पूछा जा रहा था वेलोसिटी विद विच इट हिट, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपको गिवन भी क्या है कि टावर जितनी, जहाँ से पत्थर फेंका गया, टावर मैंने नहीं बनाई है डायग्राम में, तो टावर की जो हाइट है वो मैंने कंसिडर कर ली है, कितनी है 20 मीटर, जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में। अब देखिए फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा। ये 3 इक्वेशन होती है, v बराबर u प्लस ए की जगह हम लिख देते हैं जी टी, और दूसरी इक्वेशन होती है एस की जगह लिखेंगे ग्रेविटी में h बराबर यू टी प्लस हाफ ए की जगह लिखेंगे जी टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह लिखेंगे जी, और क्या होता है s होता है तो s की जगह लिख देंगे h। ये 3 इक्वेशन होती है। हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आप देख लीजिए, आप इन इक्वेशन में नोट करोगे तो आपके पास 5 चीज़ें होती है, और गिवन आपके पास गिवन हो चाहे कुछ पूछा जा रहा है तो वो 4 चीज़ों में पूछा जा रहा है। तो अपसेंट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अपसेंट है यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, टाइम ना दे रखा है ना पूछा, तो विदाउट टाइम वाला फॉर्मूला आपको नोट करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और एक बात और नोटिस करनी है, अगर ये पत्थर नीचे गिर रहा है तो इक्वेशन आप प्लस में लेंगे, और अगर किसी केस में ये पत्थर को ऊपर फेंका गया है तो ये फॉर्मूला इक्वेशन किस में आ जाएगी, माइनस में, फिर वहाँ पे एक्सेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब तो कुछ भी नहीं है, अब आप वैल्यू लगा दीजिए। देखिए वी आपसे पूछ रहा है तो उसको ऐसे लिख दिया, यू की वैल्यू कितनी है 0, 2, और जी की जगह कितना हो गया 10, और एच आपको गिवन है 20। ये आप सॉल्व कर ही लेंगे, फिर भी इसको देख लिए, 22 जा 40 और 10 400, 400 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो फिलहाल मैंने यहीं तक के वीडियो बनाए हैं 2011 तक के, और अब मुझे आप लगता है कि आपको कि मुझे और वीडियो आपको इसके आगे के 2010 9 8 वगैरह के बनाने को अगर आपको लगता है, क्योंकि मैंने एक आइडिया के लिए बनाया है आपको, क्योंकि इस आइडिया से आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो को भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 10 लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन तक के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैंने अभी ये दूसरा वीडियो आपको दिया है, इससे पहले कि मैंने यूनिट और मेजरमेंट के क्वेश्चंस बनाए थे, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने 10 ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। और
मैं आपको फिर भी कहता हूँ, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको फिजिक्स तो बहुत, देखिए कहने और करने में अंतर है। अभी मैं कहूँगा तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपके लिए कोई ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, जब आप मुझसे बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, अभी बस ये समझ लीजिए आईसीसी क्लास 10th के लिए मैंने वर्क किया था, तो वहाँ पे जाके मेरे वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको बता दिया जाएगा मेरे को कितना वहाँ पे बच्चों ने मतलब प्यार और मोहब्बत दी है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे को वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराते रहिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने बहुत जल्दी उनके लिए वीडियो बनाए। और उनके लिए तो मेरे लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत आगे आप मोटिवेशन किया है। यही मैं उम्मीद आपसे करूँगा कि आप लोग भी मुझे आगे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपको ये वीडियोस बहुत जल्दी से ज़्यादा मैं प्रोवाइड कराता रहूँ। थोड़ा सा ये रहता है कि मैंने आज क्वेश्चन में कुछ एनिमेशन डालने को डाले, जैसे एक्सलेटर डाला, नहीं चल पाता है, कुछ होती प्रॉब्लम, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करा करिए, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दिखाना है, मेरा मोटिव है आपको क्वेश्चंस को समझाना, जो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से। फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको इतना बढ़ाइए, इतना शेयर करिए वीडियोस को, कि ये चैनल बहुत लोगों की निगाह में आए, ताकि मैं भी मोटिवेशन होकर आपके संग जुड़ सकूं और आप अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकूं। तो ये आपके लिए, यहीं तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहे तो आगे के लिए इसको सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।